नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे मृच्छकटिक। आज ये मृच्छकटिक की भूमिका का तीसरा पार्ट है। मृच्छकटिक की कथा वस्तु का नाट्यशास्त्र की दृष्टि से विवेचन। रूपक प्रबंध में वस्तु या इतवृत्त दो प्रकार के होते हैं, एक आधिकारिक, एक प्रासंगिक। तो रूपक प्रबंध में वस्तु दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरे प्रासंगिक। अधिकारी का अभिप्राय है फल का स्वामी होना। जिसे फल प्राप्ति होती है वह अधिकारी है कहलाता है। उस अधिकारी प्रधान नायक से समृद्ध इतिवृत्त आधिकारिक कहलाता है। तो जो प्रधान नायक होता है उससे संबंधित जो कथा होती है वो आधिकारिक कहलाती है। उस आधिकारिक इतिवृत्त की सहायक वस्तु प्रासंगिक कहलाती है। तो जो मुख्य कथा होती है वो आधिकारिक कहलाती है। उस मुख्य कथा के साथ जो सहायक साथ साथ चलती है वो हमारी कथा प्रासंगिक कहलाती है। जैसे मृच्छकटिक में चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा आधिकारिक या मुख्य कथा कहलाती है। तो चारुदत्त और बसंत सेना की जो कथा होती है वो मुख्य कथा होती है और आधिकारिक कहलाती है, तथा उनके साथ जो दूसरी कथा चलती है वो हमारी प्रासंगिक होती है। जैसे राजा पालक और आर्य की कथा वो प्रासंगिक कथा है। तो प्रासंगिक कथा दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकरी। तो प्रासंगिक कथा दो प्रकार की होती है, पताका और प्रकरी। जो प्रासंगिक व्रत मुख्य कथा के साथ दूर तक चलता है या व्यापक होता है उसे पताका कहते हैं। जो प्रासंगिक व्रत मुख्य कथा के साथ दूर तक जाता है तो उसे पताका कहते हैं, और जो प्रासंगिक व्रत छोटा होता है उसे प्रकरी कहते हैं। तो पताका और प्रकरी ये प्रासंगिक कथा की दो भेद हैं, पताका और प्रकरी। जो दूर तक जाता है उसे पताका कहते हैं, जो छोटा होता है उसे प्रकरी कहते हैं। इनके साथ मुख्य कथा के विकास के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं। जो मुख्य कथा है, जैसे जो आधिकारिक जो मुख्य कथा है उसके विकास के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं, बीज, बिंदु, कार्य। इन पांचों को नाट्यशास्त्र में अर्थ प्रकृति कहा गया है। तो पांच कौन है? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। ये पांच नाट्यशास्त्र में अर्थ प्रकृति कहलाए। इनमें से बीज, बिंदु, कार्य प्रत्येक रूपक प्रबंध में अनिवार्य हैं, किंतु पताका और प्रकरी का होना आवश्यक नहीं है। तो बीज क्या है? कार्य के हेतु जो व्रत अत्यंत अल्प मात्रा में कहा जाता है और अनेक प्रकार से विकसित हुआ करता है वह बीज कहलाता है। जब कार्य के हेतु के लिए वो व्रत बहुत छोटा होता है, बाद में विकसित होता रहता है, तो वो बीज कहलाता है। जैसे मृच्छकटिक के प्रथम अंक में सकार की युक्ति है, ईसा गर्भदासी कामदेवतानाथ प्रभृति तस् दरिद्र चारुदत्तस् अनुरक्ता से बसंत सेना का चारुदत्त के प्रति अनुराग प्रकट होता है। यही इस प्रकरण की कथा वस्तु का बीज कहलाया। तो सकार की ये उक्ति से ही एक कथा वस्तु बीज कहलाई। अगला है बिंदु। तो बिंदु क्या है? किसी अवांतर घटना के द्वारा विच्छिन्न होती हुई कथा जोड़ने वाला व्रत बिंदु कहलाया है। जैसे मृच्छकटिक के द्वितीय अंक में दूतकारों के वर्णन से मूल कथा विच्छिन्न होने लगती है, किंतु कर्णपूरक से चारुदत्त का प्रभारक पाकर बसंत सेना प्रसन्न होती है और मूल कथा का ताता जुड़ जाता है। ये कर्णपूरक संबंधी घटना बिंदु कहलाती है। तो कर्णपूरक संबंधी घटना बिंदु कहलाती है। तो बीज, बिंदु, आगे है कार्य। बीज, बिंदु, पताका, कार्य आ जाएगा। कथा का अंतिम उद्देश्य जिसकी प्राप्ति होते ही समस्त प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो वो कार्य कहलाता है। जैसे चारुदत्त बसंत सेना का वधू के रूप में स्वीकार करना मृच्छकटिक की कथा वस्तु का कार्य है। अंतिम में चारुदत्त बसंत सेना को वधू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो यही मृच्छकटिक की कथा वस्तु का कार्य है। सर्वलिक का व्रत मूल कथा के साथ बहुत दूर तक चलता है, ये मूल कथा का पताका है। तो पताका किसे कहेंगे? जो सर्वलिक का जो वृत्तांत है वो
दूर तक जाता है तो वो पताका कहलाता है। और भिक्षुक का वृत्तांत और चंदनम का वृत्तांत मूल कथा की का छोटा रूप होता है, वो प्रकरी कहलाता है। तो भिक्षुक और चंदनक का वृत्तांत प्रकरी कहलाया और सर्वलिक का वृत्तांत ये पताका। ये पताका और प्रकरी प्रासंगिक कथा के दो भेद थे। अगला है विकास की दृष्टि में कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? आरंभ, यत्न या प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। आरंभ, यत्न, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम, ये 5 कार्य अवस्थाएं हैं। जिसमें मुख्य फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता दिखलाई जाती है, वो हमारा आरंभ कहलाता है। प्रयत्न क्या है? फल की प्राप्ति के लिए जो शीघ्रतापूर्वक उपाय किए जाते हैं, वो प्रयत्न अवस्था कहलाते हैं। प्रत्याशा क्या है? उपाय और विघ्नों की आशंका होते होते जब फल प्राप्ति की संभावना हो जाती है, तो वो प्रत्याशा अवस्था कहलाती है। नियताप्ति, विघ्नों के दूर हो जाने पर जब फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता है, जब विघ्न दूर हो जाते हैं और निश्चय हो जाता है कि फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह नियताप्ति कहलाती है। अगला फलागम, कार्य की वह अवस्था है जहाँ समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जहाँ कार्य की वह अवस्था है जहाँ समग्र फल की प्राप्ति होती है, जैसे सर्वलिक एक घोषणा करता है कि राजा आर्यक बसंत सेना को वधु पद पर से सुशोभित करते हैं, यही फलागम की अवस्था है। इसी में मतलब बसंत सेना को वधु के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यही फलागम की अवस्था है। अर्थ प्रकृतियां और कार्य अवस्थाओं के योग से इतिवृत्त के 5 भाग हो जाते हैं। इन्हें 5 संधियां कहा जाता है। तो अर्थ प्रकृतियां और कार्य अवस्थाओं के योग से ही 5 संधियों का निर्माण होता है। तो संधि किसे कहते हैं? एक प्रयोजन से अन्वित कथा को किसी एक अभ्यंतर प्रयोजन से संबंध मेल होना संधि कहलाता है। ये संधियां 5 होती हैं: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहति या निर्वहन। ये 5 संधियां होती हैं। 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं, 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं और 5 संधियां होती हैं। तो मुख संधि क्या है? मुख संधि बीज, अर्थ प्रकृति और आरंभ कार्यावस्था के सहयोग से मुख संधि का निर्माण होता है। बीज जो अर्थ प्रकृति बीज और कार्यावस्था आरंभ के मिलने से मुख संधि का निर्माण होता है। प्रथमुख कहा जहाँ बीज का उद्भेद इस रूप से होता है, वह कहीं लक्षित होता है तो कहीं नहीं, वह प्रथमुख संधि कहलाती है। बिंदु कार्यावस्था और बिंदु अर्थ प्रकृति और प्रयत्न कार्यावस्था के सहयोग से प्रथमुख संधि होती है। गर्भ संधि क्या है? दिखलाई देकर नष्ट हो जाने वाले बीज का बार बार अन्वेषण गर्भ संधि कहलाता है। पताका और प्रत्याशा के सहयोग से होती है, किंतु पताका का होना अनिवार्य नहीं है, प्रत्याशा तो होती ही है। तो ये हमारी गर्भ संधि बनती है। अगला है विमर्श संधि। विमर्श संधि इसे अवमर्श संधि भी कहा जाता है। जो विमर्श संधि है इसे अवमर्श संधि भी कहा जाता है। इस संधि में गर्भ संधि की अपेक्षा बीज अधिक विकसित हो जाता है और साथ ही साप आदि के द्वारा विघ्न युक्त भी दिखाई देता है। प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति और नियताप्ति कार्यावस्था के योग से विमर्श संधि का निर्माण होता है, किंतु प्रकृति का होना अनिवार्य नहीं है। निर्वहन संधि जो अंतिम संधि है, निर्वहन संधि
इससे इधर उधर बिखरे हुए अर्थों का एक प्रधान फल में उपसंहार कर दिया जाता है। तो इसमें कार्य जो अर्थ प्रकृति, कार्य अर्थ प्रकृति और फलागम के मिलने से ही के नाम से निर्वहन संधि का निर्माण होता है। नाट्य संबंधी ग्रंथों में इन 5 संधियों के 64 भेद हो जाते हैं। तो इन 5 संधियों के 64 भेद हो जाते हैं। विकास के 5 सोपान होते हैं: आरंभ, आरोहे, केंद्र, अवरोह, परिणाम। अगला पॉइंट है दस रूपक के अनुसार नाट्य धर्म या रंगमंच की दृष्टि से नाट्य वस्तु के 3 भेद होते हैं। तो 10 रूपक के अनुसार रंगमंच की दृष्टि से नाट्य वस्तु के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वसाप, जो वस्तु रंगमंच पर स्थित पात्रों तथा रंगशाला में स्थित सामाजिक सभी को सुनाने के योग्य होते हैं, उन्हें सर्वसाप कहते हैं। जो रंगमंच पर स्थित लोग होते हैं, सभी पात्रों को सुनाने के योग्य होता है, सभी को सुना देते हैं, वो हमारा सर्वसाप कहलाता है। तो दूसरा आश्राव। आश्राव क्या है? जो बात किसी को भी सुनाने योग्य नहीं होती है, जिसे आत्मगत या स्वगत कहते हैं। आश्राव वो होता है जो किसी को सुनाने योग्य नहीं होती है, सिर्फ अपने मन में ही कहा जाता है, आत्मसात ही होता है, स्वगत होता है, तो उसे आश्राव्य कहते हैं। और सर्वसाप क्या है कि मतलब रंगमंच पर जितने भी पात्र स्थित हैं, उन सभी को सुनाने योग्य होता है। अगला तीसरा है नियत श्राव्य, नियत श्राव्य इसके 2 भेद होते हैं: जनांतिक, अपवारित। तो दर्शकों के बीच में ही त्रिपताक हस्त मुद्रा द्वारा अन्य पात्रों को बचाकर जब 2 पात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं तो उसे जनांतिक कहते हैं। त्रिपताका 3 उंगलियों से ऐसे किसी के कान में जो बात की जाती है, तो परस्पर 2 पात्र एक दूसरे के वार्तालाप करते हैं तो उसे जनांतिक कहते हैं। जब कोई पात्र पीठ फेर कर किसी अन्य पात्र का रहस्य प्रकट करता है तो उसे अपवारित या अपवार्य कहते हैं। तो नियत श्राव्य के 2 भेद हो जाते हैं: जनांतिक, अपवारित। जनांतिक उसे कहते हैं जो 2 पात्र परस्पर उंगलियों से त्रिपताका करके बात करते हैं तो उसे जनांतिक कहते हैं। अपवारित जब कोई पीठ फेर कर किसी अन्य पात्र की रहस्य को प्रकट करता है तो उसे अपवारित कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद और भी होता है जिसे आकाश भाषित कहते हैं। जब कोई पात्र दूसरे पात्र के बिना ही क्या कहा अपने आप ही कहता है, क्या कहा क्या नहीं, अपने आप ही प्रश्न करता है, अपने आप ही उत्तर करता है, इत्यादि कहता हुआ प्रश्नोत्तर करता है तो उसे आकाश भाषित कहते हैं। तो सर्वसाप क्या होता है? जो रंगमंच पर जितने भी पात्र हैं उनको सुनाने योग्य होता है, उसे सर्वसाप कहते हैं। और जो आश्राव होता है, जो सिर्फ मन ही मन में कहा जाता है, अपने मन में ही रखता है, अपने मन में ही बोलता है, वो आश्राव होता है। और नियत श्राव होता है, इसके 2 भेद होते हैं: जनांतिक, अपवारित। जनांतिक जो त्रिपताका हस्त मुद्रा के द्वारा आपस में 2 पात्र एक दूसरे की वार्तालाप करते हैं तो उसे जनांतिक कहते हैं। अब जब कोई पीठ फेर कर किसी अन्य पात्र के रहस्य को प्रकट करता है तो उसे अपवारित कहते हैं। और आकाश भाषित उसे कहते हैं जो कोई पात्र दूसरे पात्र के बिना ही क्या कर रहे हो अपने आप ही आकाश की तरफ मुँह करके अपने आप ही प्रश्न करता है, अपने आप ही उत्तर करता है तो उसे आकाश भाषित कहते हैं। संक्षेप में ये 5 प्रकार के संवाद होते हैं। साहित्य दर्पणकार ने इनका नाट्योक्ति नाम से उल्लेख किया है। साहित्य दर्पणकार मतलब विश्वनाथ ने मृच्छकटिक प्रकरण में पर्याय इन सभी प्रकार के संवादों का प्रयोग मिला है। तो इन सभी का प्रयोग मृच्छकटिक में मिला है।
मृच्छकटि की कथा वस्तु लौकिक है अर्थात जीवन के आधार पर कल्पित की गई है। मृच्छकटिक के प्रयोग वृत्तियाँ। मृच्छकटिक में कौन कौन सी वृत्तियों का प्रयोग हुआ है इसको पढ़ेंगे। नाटक आदि प्रबंधों में नायक नायिका इत्यादि का जो रसानुकूल व्यापार या चेष्टा होता है वही नाट्य शास्त्र में वृत्ति कहलाता है। ये वृत्तियाँ चार प्रकार की होती हैं। कैसकी, सात्वती, आर्यभट्टी, भारती, ये चार प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। इनमें पहली तीन वृत्तियाँ नायक नायिका आदि की कायिक और मानसिक चेष्टाओं से संबंध रखने वाली होती हैं। इसमें से जो तीन वृत्तियाँ होती हैं ये नायक नायिका की कायिक और मानसिक चेष्टाओं से संबंध रखने वाली होती हैं तथा अर्थवृत्ति कहलाती हैं। भारतीय वृत्ति का वाचिक व्यापार से संबंध होता है। जो भारतीय वृत्ति होती चौथी वृत्ति है भारतीय वृत्ति, इसका वाचिक व्यापार से संबंध होता है। श्रृंगार रस में कैसकी, वीर रस में सात्वती। तो कौन सी वृत्ति किस रस में रहती है? तो श्रृंगार रस में कैसकी वृत्ति रहती है, वीर रस में सात्वती वृत्ति रहती है, रौद्र और विभित्स रस में आर्यभट्टी वृत्ति रहती है। और भारतीय वृत्ति में सभी रसों का प्रयोग होता है। पूछा जाता है सभी रसों का प्रयोग किस वृत्ति में है? तो भारतीय वृत्ति में। मृच्छकटिक में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मृच्छकटिक में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ मुख्यतया कैसकी वृत्ति का प्रयोग किया गया है। कैसकी वृत्ति कोमल वृत्ति है तो कैसकी वृत्ति को कोमल वृत्ति भी कहा गया है। इसमें नृत्य, गीत, विलास, श्रृंगार चेष्टाएं हुआ करती हैं। मृच्छकटिक के प्रथम अंक में नायक नायिका की विलास चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिक में प्रयुक्त प्राकृत भाषाएं। तो मृच्छकटिक में 7 प्राकृत भाषाएं मानी गई हैं। तो मृच्छकटिक के संस्कृत टीकाकार पृथ्वीधर ने मृच्छकटिक की प्राकृत भाषाओं का विस्तृत विवरण दिया है। प्राकृत भाषाएं 7 मानी गई हैं। मागधी, अविंतिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, ब्राह्मणिका, दाक्षिणात्या। इस अपभ्रंश भी 7 हैं। ये 7 प्राकृत भाषाएं होती हैं। तो 7 प्राकृत भाषाएं और अपभ्रंश भी 7 होते हैं। सकारी, अभीरी, चंडाली, सबरी, द्राविड़ी, उड़िजा, डक्की, वनेचरों की भाषा। जो डक्की होती है वनेचरों की भाषा। तो ये 7 अपभ्रंश भाषाएं होती हैं, 7 प्राकृत भाषाएं। तो इन अपभ्रंश को विभाषा भी कहा गया है। जो अपभ्रंश होती हैं इन्हें विभाषा भी कहा गया है। विविधा भाषा विभाषा। इन भाषाओं से मृच्छकटिक में 7 भाषाओं का प्रयोग होता है। मगर मृच्छकटिक में 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें से सौरसेनी, अविंतिजा, प्राच्या, मागधी, सकारी, चंडाली और डक्की। प्राकृत भाषाएं भी 7 होती हैं, अपभ्रंश भी 7 होती हैं। मगर मृच्छकटिक में इन 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से प्राकृत भाषा से सौरसेनी, अविंतिजा और प्राच्या और मागधी, इन 4 को लिया गया है। अपभ्रंश से सकारी, चांडाली और डक्की, इन 3 को लिया गया है। तो मृच्छकटिक में 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। सौरसेनी कितने पात्र बनते हैं? जो सौरसेनी भाषा है पृथ्वीधर के अनुसार सौरसेनी को 11 पात्र सौरसेनी प्राकृत बोलते हैं। कौन कौन से? सूतधार, नटी, रदनिका, मदनिका, बसंत सेना और उसकी माता।
वसंत सेना की माता, चेटी कर्णपूर्वक, धूता, शोधनक, श्रेष्ठी। ये 11 पात्र सौरसेनी भाषा बोलते हैं। सूतधार, नटी, रजनिका, मदनिका, वसंत सेना और वसंत सेना की माता, चेटी, कर्णपूरक, धूता, शोधनक और श्रेष्ठी। ये 11 पात्र सौरसेनी प्राकृत भाषा बोलते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कौन सा पात्र कौन सी भाषा बोलता है। अविंतजा भाषा को कौन बोलता है? तो बीरक और चंदनक जो द्वारपाल थे, बीरक और चंदनक इस अविंतजा नामक प्राकृत भाषा को बोलते हैं। मृच्छकटिक में 7 भाषाओं का प्रयोग हुआ, जिसमें प्राकृत भाषा से वो 4 ली गई, मागधी, प्राच्या, सौरसेनी, अविंतजा। अपभ्रंश से 3 ली गई, सकारी, चांडाली, डक्की। ये 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो प्राच्या कौन बोलता है? तो विदूषक प्राच्या नामक प्राकृत भाषा को बोलता है। जो विदूषक होता है, विदूषक मैत्रेय, वो प्राच्या भाषा को बोलता है। मागधी कौन बोलता है? तो मागधी 5 पात्र बोलते हैं। इसमें से कौन? संवाहक जो वैद भिक्षु होता है, तो एक संवाहक हो गया, सकार हो गया और वसंत सेना। संवाहक, सकार, वसंत सेना और चारुदत्त इन तीनों के चेट। संवाहक तो बोलता ही है और सकार, वसंत सेना, चारुदत्त इन तीनों के चेट। तो 3 ये हो गए, 4 हो गए और चारुदत्त का पुत्र रोसेन 5। ये 5 पात्र मागधी भाषा को बोलते हैं। संवाहक 1 और सकार, वसंत सेना, चारुदत्त इन तीनों के चेट तो 4 हो गए और रोसेन 5। ये 5 पात्र मागधी भाषा को बोलते हैं। सकारी जो सकारी होता है वो सकार इस भाषा का प्रयोग करता है। तो सकारी जो सकार होता है वो सकारी भाषा का प्रयोग करता है। चांडाली दोनों चांडाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चांडाल वही होते हैं जो चारुदत्त को फांसी देने वाले होते हैं। तो ये चांडाली भाषा बोलते हैं। जो डक्की होते हैं वो दूधकर और माथुर, जो जुआ खेलने वाले दूधकर और माथुर होते हैं, वो डक्की भाषा को प्रयोग करते हैं। इन 7 भाषाओं में सकारी और चांडाली दोनों मागधी की ही विभाषाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृत है।